मैं डॉक्टर तबस्सुम परवीन, एचओडी ऑफ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, एसएम कॉलेज भागलपुर, बिहार। आज मैं सेंट्रल बैंक के संबंध में कई महत्वपूर्ण विचार पेश करने जा रही हूँ। सेंट्रल बैंक को सेंट्रल बैंक क्यों कहा जाता है? तो इस संबंध में ये कहा जा सकता है कि जब देश के मौद्रिक और बैंकिंग क्षेत्र में उसका स्थान केंद्रीय होता है, इसलिए उसे हम केंद्रीय बैंक कहते हैं। और हॉटरी ने ये कहा कि सेंट्रल बैंक बैंकों का बैंक है क्योंकि ये अन्य बैंकों के लिए ऋणदाता का काम करता है। और क्रॉथर ने ये कहा कि सेंट्रल बैंक अन्य बैंकों के लिए वही स्थिति रखता है जो कि स्वयं बैंकों की जनता के प्रति होती है। तो सेंट्रल बैंक की स्थापना सबसे पहले कब हुई? 1656 में स्वीडन में रिक्स बैंक के नाम से हुई और उसके बाद 1664 में बैंक ऑफ इंग्लैंड स्थापित हुआ। 1800 में बैंक ऑफ फ्रांस, 1814 में बैंक ऑफ नीदरलैंड स्थापित हुआ था। तो सेंट्रल बैंक की स्थापना हमारे देश में 1935 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1934 के तहत हुई थी। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था और आरबीआई आईएमएफ के सदस्य के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर विदेशी मुद्रा का प्रबंधक है और फॉरेन यानी एक्सचेंज रेट को स्टेबल बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आरबीआई विदेशी मुद्रा खरीदता है और बेचता है और बैंकिंग प्रणाली में धन की आपूर्ति को नियंत्रित करता है और इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स जैसे इन्फ्लेशन है, जीडीपी है, इसकी निगरानी भी करता है। और सबसे बड़ी बात है कि यह बैंकिंग यानी आर्थिक विकास से रिलेटेड डाटा को जब ये प्रकाशित करता है तो उस आधार पर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का मूल्यांकन भी करता है। आरबीआई ने 1995 से बैंकिंग लोकपाल योजना शुरू किया है। इसके अंतर्गत शिकायतकर्ता अपनी शिकायतें किसी भी रूप में कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आरबीआई ने लेंडर्स के लिए फेयर प्रैक्टिस कोड भी तैयार किया है। तो इस तरह से सेंट्रल बैंक बड़े पैमाने पर केंद्रीय और राज्य सरकार की प्रतिभूति का भी क्रय विक्रय करता है। मुद्रा की समुचित मात्रा चलन में लाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्गमन विभाग के 10 ऑफिसेज हैं जो कि बेंगलोर में, बम्बई में, वाईकूल, कलकत्ता, कानपुर, हैदराबाद, मद्रास, नागपुर, पटना और नई दिल्ली में हैं और इसका एक उप कार्यालय गुवाहाटी में है। इस तरह से रिजर्व बैंक बड़े पैमाने पर अपने कार्यों को संपन्न कर रहा है। आरबीआई नियमित रूप से अपने साप्ताहिक बयानों को आरबीआई बुलेटिन, मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट के द्वारा सभी मौद्रिक और बैंकिंग डाटा एकत्र करता है और इसे प्रकाशित करता है। आरबीआई ने कई इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे आईडीबीआई, आईसीआईसीआई और एक्सिम बैंक की स्थापना में महत्वपूर्ण रोल अदा किया है और बैंकर्स को बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग की फैसिलिटी भी देता है। जैसे कि सेंट्रल बैंक ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग मैनेजमेंट और बैंकिंग स्टाफ कॉलेज, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग, इन सारे यानी महाविद्यालय से बैंकर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। और उन क्षेत्रों को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है जो देश के विकास को प्रायोरिटी देता है। जैसे वाणिज्यिक बैंकिंग को बढ़ावा देना, सहकारी बैंकिंग को बढ़ावा देना, औद्योगिक वित्त को बढ़ावा देना, निर्यात वित्त को बढ़ावा देना, क्रेडिट गारंटी का प्रचार करना, ग्रामीण और कृषि क्षेत्र सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण को बढ़ावा देना, कमज़ोर वर्ग को ऋण का प्रोत्साहन देना। तो सेंट्रल बैंक की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? तो इस संबंध में हम ये कहेंगे कि पत्र मुद्रा का निर्गमन यानी नोट इशू करने के लिए, साख नियंत्रण यानी क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए और बैंकों को इकोनॉमिक एड देने के लिए, व्यापारिक बैंकों पर कंट्रोल करने के लिए और सरकार की मॉनेटरी पॉलिसी को सफल बनाने के लिए सेंट्रल बैंक की आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सेंट्रल बैंक के काम में सबसे बड़ा काम है उसका मोनोपोली ऑफ नोट इशू। मॉनेटरी सिस्टम लचीली होनी चाहिए, मॉनेटरी सिस्टम पर जनता का विश्वास होना चाहिए, इसलिए देश में एक ही प्रकार की मुद्रा सर्कुलेशन में होनी चाहिए। मुद्रा का सर्कुलेशन ऑफ मनी देश की ज़रूरत के हिसाब से, देश की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए।
यहाँ पर कहा गया कि सेंट्रल बैंक सरकार का बैंकर है, एजेंट है और सलाहकार है। सरकार का बैंकर इसलिए है कि सरकार का सारा डिपॉजिट सेंट्रल बैंक के पास जमा रहता है और आवश्यकता के अनुसार सेंट्रल बैंक सरकार को ऋण देती है, उधार देती है। और सरकार प्रतिनिधि यानी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सेंट्रल बैंक इस प्रकार काम करता है कि सरकार का वित्तीय एजेंट इसलिए कहलाता है कि जिन देशों से आर्थिक लेन देन या किसी भी तरह का एग्रीमेंट किया जाता है, ये सब सेंट्रल बैंक के माध्यम से होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्था तथा कॉन्फ्रेंसेस में सेंट्रल बैंक के विशेषज्ञ सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। तो यहाँ पर यह सेंट्रल बैंक सरकार का बैंकर, सरकार का एजेंट और सरकार का सलाहकार है। सलाहकार में 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर आते हैं: व्यापारिक, औद्योगिक और कर संबंधी पॉलिसी। तो इन तीनों चीज़ों पर सेंट्रल बैंक सलाह देता है और ये बैंकों का बैंक भी है। बैंकों का बैंक इस नाते है कि ये व्यापारिक बैंकों के नकद कोष को अपने पास रखता है। व्यापारिक बैंक की आवश्यकता पड़ने पर उसको लोन देता है और व्यापारिक बैंक के श्रेष्ठ बिल, जो बेस्ट बिल है, उसका रेट डिस्काउंट करता है, पुनर्कटौती करता है। विदेशी विनिमय कोष का ये संरक्षक है और इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक विदेशी विनिमय कोष का उपयोग करता है। देश द्वारा जितनी भी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है वो सब सेंट्रल बैंक में जमा रहती है। विदेशी मुद्रा के लेन देन पर प्रतिबंध रखा जाता है और कुछ बैंकों को विदेशी मुद्रा के लेन देन पर प्रतिबंध रखा जाता है। अत्यंत आवश्यक कार्य अगर आ गए तो विदेशी विनिमय के उपयोग की अनुमति मिलेगी। सरकार के लिए आवश्यक मात्रा में विदेशी विनिमय का प्रबंध किया जाता है। विदेशी भुगतान के लिए आवश्यक रकम की व्यवस्था भी की जाती है और सेंट्रल बैंक लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट के रूप में काम करता है। अगर किसी कमर्शियल बैंक को अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है तो वह सेंट्रल बैंक के पास जाएगा और सेंट्रल बैंक सरकारी प्रतिभूति की ज़मानत पर उसे लोन देता है। तो सेंट्रल बैंक क्लियरिंग हाउस के रूप में, ट्रांसफ़र फैसिलिटी के रूप में भी मदद करता है। बैंकियों के पास यानी सेंट्रल बैंक के पास सारे कमर्शियल बैंक्स के खाता होते हैं, अकाउंट्स होते हैं। इसलिए चेक के माध्यम से लेन देन संबंधी क्रियाएं पूरी तरह से संपन्न कर दी जाती हैं और ये बहुत बड़ा काम है जिसके माध्यम से सेंट्रल बैंक जो है क्लियरेंस के माध्यम से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाने में और चेक को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और इसलिए इसे हम कहते हैं कि सेंट्रल बैंक ट्रांसफ़र फैसिलिटी बड़े पैमाने पर प्रदान करता है। और इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है कि ये कमर्शियल बैंक्स पर यानी पूरी तरह से निगरानी रखेगा और कमर्शियल बैंक्स के साख निर्माण की शक्ति को कंट्रोल करता है जिससे इकोनॉमी में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। तो इसका मुख्य उद्देश्य है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट और प्राइस स्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पूरी तरह से प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल की मेथड्स के माध्यम से अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाकर रखता है। तो बैंक रेट वो रेट है जिस पर सेंट्रल बैंक व्यापारिक बैंक को रकम उधार देता है और इसके द्वारा प्रस्तुत प्रथम श्रेणी का बिल को ही डिस्काउंट करता है। तो इसे हम कहते हैं कि इसे हम बैंक रेट कहते हैं। और बैंक रेट के साथ बैंक रेट और मार्केट रेट इस दोनों के बीच गहरा संबंध होता है। तो बैंक रेट की सफलता के लिए कई शर्तें हैं और उन शर्तों को पूरा करना ज़रूरी है। देश की अर्थव्यवस्था लोचदार होनी चाहिए। मुद्रा बाजार में प्रचलित अन्य ब्याज की दरें बैंक रेट में होने वाले परिवर्तन के अनुरूप होनी चाहिए। व्यापारिक बैंकों को केंद्रीय बैंक पर निर्भर होना चाहिए। उद्यमी और व्यापारी वर्ग का दृष्टिकोण बैंक रेट के प्रति अनुकूल होना चाहिए। उसी प्रकार से ओपन मार्केट ऑपरेशन पॉलिसी है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन पॉलिसी के अंतर्गत सेंट्रल बैंक के द्वारा प्रतिभूति का क्रय विक्रय किया जाता है और प्रतिभूति के क्रय विक्रय के द्वारा अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाई जाती है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में भी इसे सफल बनाने के लिए कई बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन पॉलिसी
को उस समय अपनाया जाता है जब बैंक रेट पॉलिसी सफल नहीं हो पाती। तो बैंक रेट पॉलिसी को सफल बनाने के लिए, पूंजी का निर्यात को रोकने के लिए, सरकारी प्रतिभूति के मूल्य को ऊंचा बनाए रखने के लिए, स्वर्ण के आयात और निर्यात प्रभाव को समाप्त करने के लिए, लोगों का बैंक पर विश्वास बना रहे, इसके लिए भी बैंक की यानी रन ऑन द बैंक पर दौड़ को बचाने के लिए यानी रन ऑन द बैंक, यानी जनता जब बहुत परेशान हो जाती है कि बैंक का पोजीशन ख़राब हो रहा है, मेरा डिपॉजिट डूब जाएगा, तो रन ऑन द बैंक की स्थिति का मुकाबला करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन पॉलिसी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन पॉलिसी को सफल बनाने के लिए कई शर्तों का होना ज़रूरी है, जैसे कि मनी मार्केट पूरी तरह से डेवलप्ड हो, प्रतिभूति रखने की आदत हो, प्राइस में स्टेबिलिटी हो, यानी ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से ओपन मार्केट ऑपरेशन पॉलिसी सफल होगी और ओपन मार्केट ऑपरेशन पॉलिसी के माध्यम से यानी अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखा जा सकेगा। तो क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन पॉलिसी के साथ साथ चेंज इन द कैश रिजर्व रेशियो या हम कहें कि वेरिएबल रिजर्व रेशियो भी अपनाने की ज़रूरत होती है और बड़े पैमाने पर नैतिक दबाव, मोरल परसुएशन और एडवर्टीजमेंट करने की भी ज़रूरत होती है, जिससे कि अर्थव्यवस्था में साख को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके। तो क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी और क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी दोनों को अपनाने की ज़रूरत है, जिससे कि अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। तो साख नियमन में यानी डिफ़िकल्टीज आती है, क्रेडिट कंट्रोल के मार्ग में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। अगर मान लीजिए कि इकोनॉमी में अनऑर्गेनाइज बैंकिंग सिस्टम है या व्यापारिक बैंकों की क्रियाओं पर वैधानिक नियंत्रण का अभाव है, क्षेत्रीय रीजनल डिफरेंसेस हैं या साख के अंतिम उपयोग पर नियंत्रण रखने में कठिनाई हो रही है, विभिन्न प्रकार की सीखों पर नियंत्रण रखने में कठिनाई हो रही है और मुद्रा और पूंजी बाजार पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम इन बातों को अच्छे तरीके से समझें कि अगर मान लीजिए कि बैंकिंग सिस्टम हमारा पूरी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं होगा या व्यापारिक बैंकों की क्रियाओं पर वैधानिक नियंत्रण का अभाव होगा या रीजनल डिफरेंसेस बने रहेंगे या साख के अंतिम उपयोग पर कंट्रोल करना या नियंत्रण रखने की कठिनाई होगी और विभिन्न प्रकार की साखों पर नियंत्रण रखने में कठिनाई हो रही है, मुद्रा और पूंजी बाजार पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो हमारे यहाँ क्रेडिट कंट्रोल करने में परेशानी आ जाएगी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सेंट्रल बैंकिंग का यानी पॉलिसी है कि हम बड़े पैमाने पर क्या करें, राष्ट्र का कल्याण करें, जनता का कल्याण ना करें। ये जनता का कल्याण करें यानी जनता का भी कल्याण करें, राष्ट्र का भी कल्याण करें और नो प्रॉफिट और नो लॉस पर चलें। यानी सेंट्रल बैंक का मेन मोटिव है कि राष्ट्र का कल्याण करना, नो प्रॉफिट और नो लॉस पर चलना। जब राष्ट्र का कल्याण होगा तो जनता का भी कल्याण होगा। मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, पॉलिटिकल फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर, इसका प्रिंसिपल है। अगर पॉलिटिकल प्रेशर पड़ेगा तो सेंट्रल बैंक के कार्यों में बाधा आएगी और ये इन सारी विशेषताओं के आधार पर ये कहा जाता है कि सेंट्रल बैंक साधारण बैंक से बिल्कुल अलग है, क्योंकि नोट जारी करने का एक अधिकार सिर्फ सेंट्रल बैंक को मिला हुआ है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो सिर्फ सेंट्रल बैंक को मिले हुए हैं और सेंट्रल बैंक का मोटिव है राष्ट्र का कल्याण करना, जनता का कल्याण करना और देश का विकास करना और प्रॉफिट कमाना इसका उद्देश्य नहीं होता, जबकि कमर्शियल बैंक का उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना। तो आर्थिक विकास में सेंट्रल बैंक की क्या भूमिका है? अगर एक अंडर डेवलप्ड कंट्री को लिया जाए तो बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, बहुत सारे तर्क आते हैं। जैसे कि देखा जाए कि एक अर्धविकसित देश में बैंकिंग प्रणाली संगठित नहीं होती है, बैंकों की संख्या भी बहुत ही कम होती है, लोगों में बैंकिंग आदत का, बैंकिंग हैबिट का अभाव पाया जाता है। तो देश के नियोजित आर्थिक विकास में सेंट्रल बैंक को केंद्रीय बैंक के पारस्परिक कार्यों से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए।
बल्कि एक ऐसी पॉलिसी अपनानी चाहिए जो कि प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी के लिए आवश्यक हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा अच्छे तरीके से हो सके। कैपिटल फॉर्मेशन हमारी इकोनॉमी में बड़े पैमाने पर हो। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि जो भी बचत है उसका उत्पादक कार्यों में इन्वेस्ट किया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग प्रणाली को विकसित करना चाहिए जिससे बैंकिंग हैबिट का डेवलपमेंट हो। दूसरी बात यह है कि विकासशील देशों में ये देखा जाता है कि अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, कृषि पर हम डिपेंड करते हैं। अतः ये ज़रूरी है कि इन देशों को विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी से निकाल लिया जाए और इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में साख की सुविधा देना, क्रेडिट फैसिलिटी प्रदान करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए कृषि साख संस्थाओं का विस्तार आवश्यक है। और भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से कृषि साख की व्यवस्था करती है। तो औद्योगिक विकास ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और विकसित देश में देखा जाता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो लेवल है वो लेवल हाई नहीं है। तो केंद्रीय बैंक को विशिष्ट औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं की स्थापना करनी चाहिए और भारत में रिजर्व बैंक ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त निगम इत्यादि की स्थापना में सहयोग दिया है जो प्रशंसनीय है। उसके बाद है आपका कि विकासशील देश जब विकास शुरू करता है तो बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है, उसका इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए कि इंपोर्ट इज़ ग्रेटर दैन एक्सपोर्ट का पोजीशन हो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब होगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रतिकूलता यानी आर्थिक विकास को कुप्रभावित करेगी। इसलिए फॉरेन एक्सचेंज फंड का उपयोग बहुत ही सोच समझ के करने की ज़रूरत है और इस पर रिजर्व बैंक को ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट, सभी देशों में पब्लिक डेप्ट का मैनेजमेंट केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। चूँकि आर्थिक नियोजन की वित्तीय व्यवस्था के लिए अर्धविकसित देश में भारी मात्रा में पब्लिक डेप्ट की ज़रूरत होती है, वहाँ केंद्रीय बैंक का ये मेन रोल होगा कि वो पब्लिक डेप्ट का प्रबंध करे और ऐसी हालत में पब्लिक डेप्ट का उपयोग करके वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करे जिससे पब्लिक डेप्ट का पेमेंट भी आसानी से किया जा सके। और साथ ही साथ हमें ये देखना है कि कमर्शियल बैंक कुशलतापूर्वक कार्य कर सके। इसके लिए विकासशील देशों में कुशल और प्रशिक्षित कर्मचारियों की व्यवस्था करना सेंट्रल बैंक का काम है। इसका कारण यह है कि अधिकांश व्यापारिक बैंक छोटे होने के कारण स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज आदि की व्यवस्था नहीं कर पाते। अगर सेंट्रल बैंक को व्यापारिक बैंक के सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। व्यापारिक बैंक की शाखाओं का विस्तार करना चाहिए जिससे रीजनल डिस्पैरिटी दूर हो और साथ ही साथ सेंट्रल बैंक सभी देश में सरकार को मॉनेटरी, फिस्कल और फाइनेंशियल और तकनीकी सलाह की देने की भूमिका निभाता है, लेकिन अर्धविकसित देश में यह भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। सेंट्रल बैंक की उचित सलाह पर ही सरकार की मॉनेटरी और फाइनेंशियल पॉलिसी की सफलता निर्भर करती है। केंद्रीय बैंक समय समय पर आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी सर्वेक्षण भी करता है और रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करता है जिस पर सरकार अपनी पॉलिसी बनाती है और उसे क्रियान्वित करती है। तो सेंट्रल बैंक का रोल एक विकसित देश के विकास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट बातें समझ लें। जैसे है आपका रेपो रेट, वो ब्याज की दर है जिस दर पर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से छोटी अवधि के लिए लोन लेते हैं जब भी बैंक के पास धन की कमी होती। और इसी तरह से रिवर्स रेपो रेट यह वो रेट है जिस पर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखे अपने अतिरिक्त धन पर शुल्क मिलता है। आरबीआई इसका प्रयोग तब करता है जब उसे लगता है कि बैंकिंग तंत्र का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। एसएलआर वो राशि है जितना कि किसी बैंक को अपने ग्राहक को उधार देने से पहले नकद, सोना और सरकार के द्वारा बॉन्ड्स के रूप में अपने पास बनाए रखने की ज़रूरत होती है। तो बैंक रेट आरबीआई एक्ट 1934 के भाग 49 इस मानक के रूप में परिभाषित किया गया है जिस पर इस अधिनियम के तहत खरीदने योग्य बिल्स ऑफ एक्सचेंज को खरीदने के लिए आरबीआई तैयार रहती है।
CRR तरलता और अनुसूचित बैंकों की शोधन क्षमता निश्चित करने के लिए बैंक का शुद्ध मांग और देयताओं के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बैंक के नकद आरक्षित कोष राशि के अनुपात को बताता है। तो ये सारे सेंट्रल बैंक के रेपो रेट हैं, रिवर्स रेपो रेट है, SLR है, बैंक रेट है, CRR है। इस पॉलिसी के आधार पर वो अपने कार्यों को संपन्न करता है और साथ ही साथ सेंट्रल बैंक बड़े पैमाने पर अपने कामों के माध्यम से अपने वर्क्स के माध्यम से अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश करता है। सेंट्रल बैंक का एक काम और भी इम्पॉर्टेंट है, वो है बैंकिंग लाइसेंस जारी करना। बैंकिंग विनिमय अधिनियम की धारा 22 के अनुसार एक बैंक RBI से लाइसेंस लिए बिना काम शुरू नहीं कर सकता। तो इन सारे कामों को देखने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेन काम है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को दूर करना, रीजनल डिस्पैरिटी को दूर करना और अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखना और प्राइस स्टेबिलिटी बनाए रखना, एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी बनाए रखना, ट्रेड साइकिल के फ्लक्चुएशन को दूर करना और इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए फाइनेंस की व्यवस्था करना, वार फाइनेंस की व्यवस्था करना। यानी सेंट्रल बैंक अपेक्स बैंक होने के नाते बड़े पैमाने पर ऑलराउंड रूप से, बड़े पैमाने पर व्यापक रूप से देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करता है और सेंट्रल बैंक से ये उम्मीद की जाती है कि वो ऐसा मॉनेटरी पॉलिसी बनाए जिस मॉनेटरी पॉलिसी का मेन मोटिव हो कि वो देश के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एक्सेलरेट करे और साथ ही साथ वो इकोनॉमिक पॉलिसी जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था का सर्वांगीण विकास हो सके।